Hello students, now today we are going to start next lecture of carbon and its compound, and in last lecture we have started IUPAC nomenclature in this chapter. तो लास्ट लेक्चर में जो IUPAC nomenclature स्टार्ट किया उसमें मैंने आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट बताया कि IUPAC nomenclature के लिए हमें कार्बन कंपाउंड्स का IUPAC nomenclature करना है, तो फिर जाहिर सी बात है कि वहाँ पर बात होगी कार्बन चेन की। कार्बन चेन मीन्स कि कार्बन के कंपाउंड है, और कार्बन के कंपाउंड लार्ज नंबर में इसलिए हैं कि कार्बन में एक प्रॉपर्टी मिलती है कैटनेशन की। कैटनेशन मीन्स कार्बन कार्बन के साथ मिलकर एक लंबी चेन बनाने की एबिलिटी रखता है। तो इस चेन को आपको ढूंढना है, एक मेन कार्बन चेन को आपको सर्च करना है, और वो कैसे सर्च करना है मैंने आपको बता दिया। अब इस कार्बन चेन को सर्च करने पर इसको नोमेनक्लेचर में कैसे आपको काम में लेना है वो मैं आज आपको बताऊंगा। दूसरा कॉन्सेप्ट, आपने कार्बन चेन में नंबरिंग करना सीख लिया, तो आप प्रीवियस लेक्चर को पहले अच्छे से रिवाइज करें, नंबरिंग करना सीखें, इसके बाद IUPAC नोमेनक्लेचर आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि हमें नेमिंग कैसे करनी है, किस तरह से आपको कार्बन कंपाउंड मिलेगा, और उसमें आपको मेन कार्बन चेन का सिलेक्शन करना है, और वो सिलेक्शन क्या काम आएगा। ठीक है, आप जो चेन सेलेक्ट करेंगे उससे हम आगे क्या करेंगे उस चीज़ को समझिएगा। तो IUPAC नोमेनक्लेचर के लिए हमें किसी भी कंपाउंड का नाम रखने के लिए सबसे पहले उसके लिए लिखना होता है वर्ड रूट। वर्ड रूट आपको लिखना होता है, मैं आपको बताऊंगा कि वर्ड रूट क्या होता है और कैसे हमें पता चलेगा। ठीक है, वर्ड रूट के बाद वो नेम कंप्लीट तब होगा जब आप उसके लिए एक रिक्वायर्ड सफिक्स लगाएंगे, और अगर किसी प्रीफिक्स की रिक्वायरमेंट होती है तो आप उसे प्रीफिक्स और सफिक्स लगाकर इसे कंप्लीट कर देंगे। वर्ड रूट एक इनकम्प्लीट पार्ट होगा, इसमें आप प्रीफिक्स और सफिक्स लगाकर इसे कंप्लीट करेंगे। सफिक्स हमेशा लगेगा, प्रीफिक्स डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट पर। चलिए इसे आगे कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको बता देता हूं वर्ड रूट आपको कहां से मिलेगा। इट इज बेस्ड ऑन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन मेन कार्बन चेन या पेरेंट कार्बन चेन जो मैंने आपको सेलेक्ट करना। देखिए बच्चों, अब आपको प्रीवियस क्लास यहां पर काम में आएंगी कि आपको जो मेन कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है, जिसे आप सेलेक्ट करना जानते हैं, उस पेरेंट कार्बन चेन में कितने कार्बन एटम्स है वो आपको काउंट करने हैं। अगर आपको उस मेन कार्बन चेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने मिल सकते हैं, 1 मिल सकता है, 2 मिल सकते हैं, 3 मिल सकते हैं, 4 5 मिल सकते हैं, 6 7 8 कार्बन एटम्स हो सकते हैं, 9 हो सकते हैं, तो उस केस में आपको वहां पर क्या वर्ड रूट असाइन करना है वो देखिए। अगर एक ही कार्बन एटम उस कार्बन चेन में है तो वर्ड रूट होगा मैथ, METH। 2 कार्बन एटम है तो वर्ड रूट होगा एथ, ETH। 3 कार्बन एटम है उस केस में वर्ड रूट होगा प्रोप। 4 कार्बन एटम है वर्ड रूट होगा ब्यूट। 5 कार्बन एटम है यू कैन राइट पेंट। For 6 carbon atom hex, for 7 carbon atom hept, HEPT, oct, for 9 you can write non, and for 10 DEC DEC। ठीक है, तो ये वर्ड रूट आपको लर्न करने हैं, इसे आप इसी क्लास में लर्न कर लें ताकि आपको आगे कहीं दिक्कत ना हो। ठीक है, आपको नोमेनक्लेचर को समझने के लिए जो नोमेनक्लेचर आप खुद कर सकते हो उसके लिए कुछ बेसिक चीजें आपको लर्न करनी होंगी, और एक बेसिक पार्ट है वर्ड रूट का। तो जब भी मैं मेन कार्बन चेन में बच्चों, जब भी मैं मेरे कार्बन चेन में 4 कार्बन काउंट करूंगा तो मैं उसमें वर्ड रूट क्या लिखूंगा, ब्यूट, BUT। अगर 5 कार्बन एटम मुझे मेन कार्बन चेन में मिलेंगे तो मैं उसके लिए क्या लिखूंगा, पेंट लिखूंगा, PENT। तो आपको क्लियर हुआ कि मैंने चेन सिलेक्शन रूल आपको क्यों पढ़ाया था, कि चेन सिलेक्शन पर क्या डिपेंड करता है, वर्ड रूट डिपेंड करता है। तो चेन सिलेक्शन रूल को फिर से रिवाइज कीजिएगा, क्या क्या कंडीशंस मैंने आपको बताई थी। अब बात करते हैं सफिक्स की। सफिक्स में बच्चों 2 पॉसिबिलिटी हैं, एक होता है प्राइमरी सफिक्स और होता है सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी को हम बाद में स्टडी करेंगे, अभी केवल इतना बता देता हूं, इट इज बेस्ड ऑन फंक्शनल ग्रुप। तो सेकेंड सफिक्स की स्टडी हम बाद में करेंगे, सेकेंडरी सफिक्स की स्टडी बाद में करेंगे जब हम फंक्शनल ग्रुप को इंट्रोड्यूस कर चुके होंगे। तो फंक्शनल ग्रुप में इंट्रोड्यूस करूंगा कि फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं और कौन कौन से होते हैं, और किस फंक्शनल ग्रुप के लिए आपको कौन सा सफिक्स वहां पर लगाना है।
हम उसे अभी इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते क्योंकि फंक्शनल ग्रुप आने के साथ साथ आपका जो नोमेनक्लेचर का कंटेंट है वो बढ़ जाएगा। तो पहले हम छोटा छोटा कंटेंट स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम वर्ड रूट और प्राइमरी सफिक्स बेस्ड क्वेश्चन को करेंगे, फिर हम वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स और प्रीफिक्स पर बेस्ड क्वेश्चंस को करेंगे। लास्ट में फिर हम उसमें इंट्रोड्यूस करेंगे सेकेंडरी सफिक्स को। अब प्राइमरी सफिक्स क्या होगा और ये किस कंडीशन पर लिखा जाएगा? It is based on number of bonds between adjacent कार्बन एटम्स। चलिए, आपने देखा है कि मेन कार्बन चेन में जो कार्बन एटम्स हैं, उन कार्बन एटम्स में कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है, डबल भी हो सकता है और ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। 4 बॉन्ड तो बनते नहीं है। तो हम बात करते हैं, अगर सिंगल बॉन्ड दोनों कार्बन में है, हो सकता है कि मेन कार्बन चेन के जो कार्बन हो उसमें कहीं डबल बॉन्ड मिल जाए, हो सकता है कि उसमें कहीं ट्रिपल बॉन्ड मिल जाए। तो सिंगल बॉन्ड के केस में आपका जो डोमिनेटिंग प्राइमरी सफिक्स होगा वो होगा एन, ANE। आप वर्ड रूट के पीछे क्या लगा देंगे? ANE लगा देंगे तो वर्ड रूट क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। डबल बॉन्ड होगा अगर मेन कार्बन चेन में, तो फिर आपको लिखना होगा वहां पर ENE, मीन्स वर्ड रूट के साथ हम बिना स्पेस दिए क्या लिख देंगे? ENE लिख देंगे। और ट्रिपल बॉन्ड के केस में आपको लिखना है YNE। क्लियर? तो ये पॉसिबिलिटी है प्राइमरी सफिक्स। फिर से बोल रहा हूं बच्चों, चेन सेलेक्ट करना सीखो ताकि आप वर्ड रूट लिख सको, और प्राइमरी सफिक्स लिखना तो बहुत आसान रहेगा। चलिए, प्रीफिक्स की भी बात कर लेते हैं। प्रीफिक्स क्या होते हैं और किन किन कंडीशंस पर डिपेंड करते हैं, हमें कब किस प्रीफिक्स को वहां पर इंट्रोड्यूस करना है। तो प्रीफिक्स में भी बच्चों दोनों केसेस होंगे, एक होगा प्राइमरी प्रीफिक्स और एक होगा सेकेंडरी प्रीफिक्स। अब देखो, कोई सा भी कार्बन कंपाउंड हो, कोई सा भी कार्बन कंपाउंड हो, बॉन्ड्स तो उसमें होंगे ही होंगे। मतलब प्राइमरी सफिक्स तो हर एक कंपाउंड के अंदर होगा। प्राइमरी सफिक्स तो उसमें भी आएगा जिसमें फंक्शनल ग्रुप हो या जिसमें फंक्शनल ग्रुप ना हो। प्राइमरी सफिक्स तो आपको लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि ये किसको बताता है? बॉन्ड की प्रेजेंस को बताता है कि पूरी चेन में सिंगल बॉन्ड है या कहीं पर चेन में डबल बॉन्ड है तो उसकी पोजीशन क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है तो वो कौन से कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। क्लियर? प्रीफिक्स में भी बच्चों दोनों केसेस हैं, एक प्राइमरी और सेकेंडरी है। प्राइमरी जो है ये, इसका केवल इतनी सी इंपॉर्टेंस है कि आपको मैंने ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन बताया था जिसमें 2 केस बताए थे, असाइक्लिक और साइक्लिक। 2 केसेस बच्चों मैंने आपको बताए थे, एक नॉन साइक्लिक थे और दूसरे साइक्लिक कंपाउंड थे। तो असाइक्लिक और साइक्लिक कंपाउंड के डिफरेंस को मेंटेन करने के लिए यहां पर हम क्या इंट्रोड्यूस करते हैं? प्राइमरी प्रीफिक्स। ठीक है? तो इन केस ऑफ साइक्लिक हाइड्रोकार्बन प्रीफिक्स क्या लिख दिया जाता है? साइक्लो लिख दिया जाता है। तो एक प्रीफिक्स वहां पर हमें लिखना है। मैं आपको विद एग्जांपल बताऊंगा, आप जब एग्जांपल बताऊंगा तो उस टाइम पर आपको क्लियर हो जाएगा। अगर कोई साइक्लिक हाइड्रोकार्बन आपको दिया हुआ है तो उसमें आप वर्ड रूट तो लिख देंगे टोटल कार्बन काउंट करके, प्राइमरी सफिक्स लगा देंगे बॉन्ड देखकर, और अगर वो साइक्लिक है तो फिर आपको वहां पर आगे क्या लिखना पड़ेगा? साइक्लो लिखना पड़ेगा। चलिए, मैं एक केस आपको बता देता हूं। जैसे कि ये 3 कार्बन है, इन्हें मैंने इस तरह से अरेंज किया, और एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि मैं 3 कार्बन को ऐसे अरेंज कर दूं। तो दोनों अरेंजमेंट में डिफरेंस क्या है? इसमें भी कितने कार्बन की चेन बनेगी? 3 कार्बन की। यहां भी कितने कार्बन की चेन है? 3 कार्बन की चेन है। दोनों में नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है, दोनों में वर्ड रूट सेम रहेगा, दोनों में कार्बन कार्बन में दोनों केसेस में कौन से बॉन्ड नजर आ रहे हैं आपको? सिंगल बॉन्ड। मतलब इन दोनों केसेस में बच्चों ध्यान दीजिएगा, इन दोनों केसेस में वर्ड रूट आपको सेम मिलेगा, दोनों केसेस में प्राइमरी सफिक्स आपको सेम मिलेगा। बस दोनों केसेस में डिफरेंस किसका है? ये असाइक्लिक कंपाउंड है और ये कंपाउंड है साइक्लिक। तो जब मैं इसकी नेमिंग करूंगा तो इसमें मैं प्रीफिक्स क्या लगा दूंगा? साइक्लो लगा दूंगा, जबकि इसमें मुझे कोई प्रीफिक्स लगाने की जरूरत नहीं है। तो इसका नोमेनक्लेचर आप डायरेक्ट कर सकते हो, बट इसमें आपको प्रीफिक्स लिखना पड़ेगा साइक्लो। क्लियर? तो आपको इंपॉर्टेंस समझ में आ गई कि प्राइमरी प्रीफिक्स हमें कब इंट्रोड्यूस करना है। चलिए, सेकेंडरी सफिक्स कौन से होते हैं और किन कंडीशन पर डिपेंड करते हैं? तो सेकेंडरी सफिक्स जो होते हैं, दीज आर बेस्ड ऑन साइड चेन
और सब्स्टिट्यूएंट्स। ऐसा हो सकता है कि आपके हाइड्रोकार्बन चेन में कार्बन से कोई दूसरा एलिमेंट अटैच्ड हो। तो जो पॉसिबिलिटीज हैं, जो केसेस आपको स्टडी करने हैं वो ये है कि कोई हेलोजन अटैच्ड हो सकती है, और अगर हेलोजन अटैच होगी तो आपको उसके लिए प्रीफिक्स लिखना है हेलो, आपको उसके लिए प्रीफिक्स लिखना है हेलो। ठीक है, जब मैं आपको केसेस बताऊंगा तभी आपको क्लियर होगा। अगर वहां पर फ्लोरीन अटैच्ड है तो आपको वहां पर नाम लिखना होगा फ्लोरो, एज ए प्रीफिक्स लिखना पड़ेगा। क्लोरीन अटैच्ड है तो आपको एज ए प्रीफिक्स लिखना पड़ेगा क्लोरो। ब्रोमीन अटैच्ड है तो आपको लिखना पड़ेगा ब्रोमो। आयोडीन है तो आपको लिखना पड़ेगा आयोडो। अब बच्चों आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन बढ़ता जा रहा होगा कि सर इतनी सारी चीजें बता रहे हैं बट ये प्रैक्टिकली कहाँ होगी। मतलब अगर इन्हें एक एग्जाम्पल के साथ देखा जाए तो ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, इन्हें किसी एग्जाम्पल के साथ देखा जाए तो ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। और साइड में बच्चों कार्बन चेन भी पॉसिबल है। साइड में जिस तरह से हेलोजेंस पॉसिबल है उस तरह से साइड में कार्बन चेन भी पॉसिबल है। और कार्बन चेन अगर होगी तो उसका नेमिंग मैं आपको बता दूंगा। तो एल्काइल अभी मैं लिखता हूं, जब मैं नेमिंग आपको बताऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से हमें उस साइड चेन को की नेमिंग करनी है, और उसकी वजह से आप वहां पर क्या लगा सकते हैं, प्रीफिक्स लगा सकते हैं। मैं फिर से बोलता हूं कि इस पार्ट को होल्ड कीजिए, जब मैं आपको एग्जाम्पल बताऊंगा तो इस पार्ट को एक बार फिर से समझा दूंगा। ये पार्ट एक बार फिर से समझाऊंगा जब मैं आपको प्रीफिक्स वाले एग्जाम्पल्स बताऊंगा। ठीक है, तो अभी सिंपल एग्जाम्पल्स के लिए आप केवल दो चीज़ों पर फोकस कीजिए। आपको वर्ड रूट, आप अभी ये सारे वर्ड रूट रट लें, और प्राइमरी सफिक्स कैसे लगाना, इन दो चीज़ों पर ध्यान दें। ठीक है, इन सबके केसेस जब आएंगे तो मैं आपको और क्लैरिटी इस पर दे दूंगा। चलिए इस पार्ट को मैं मिटा देता हूं और इसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं विद सिंपल एग्जाम्पल्स। नॉमेनक्लेचर को समझने के लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंपाउंड्स पर प्रैक्टिस करनी है जिससे आपका नॉमेनक्लेचर स्ट्रॉन्ग हो जाए। चलिए, तो मैं बहुत ही सिंपल कंपाउंड लूंगा। सबसे पहले मैं कंपाउंड लूंगा सिंगल बॉन्ड वाले असाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स लूंगा। ठीक है, असाइक्लिक लूंगा, और सिंगल बॉन्ड वाले असाइक्लिक हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं, एल्केन। उसी तरह से डबल बॉन्ड वाले, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, एल्कीन। ट्रिपल बॉन्ड वाले, जहां पर कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा, एल्काइन। इन तीन केसेस की बात करते हैं। तीन सिंपल से केसेस है बच्चों, बहुत सिंपल केसेस है कि कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड हो, कार्बन चेन में कहीं ना कहीं डबल आ जाए या कहीं ना कहीं ट्रिपल आ जाए। चलिए, इसे बड़े ध्यान से समझना। यह आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में है कंटेंट, और इस पर क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। तो एल्केन की बात करते हैं। एल्केन में सिंगल बॉन्ड होता है, तो मिनिमम कितने कार्बन की मैं एल्केन बना सकता हूं, एक कार्बन की एल्केन बना सकता हूं। एल्कीन के लिए क्या पॉसिबिलिटी है बच्चों, एल्कीन में डबल बॉन्ड आपको शो करना होता है, और डबल बॉन्ड शो करने के लिए आपको मिनिमम कितने कार्बन की रिक्वायरमेंट है, 2 कार्बन की रिक्वायरमेंट है। हमेशा ध्यान रखना, मैं चाहे एल्कीन की बात करूं या एल्काइन की बात करूं तो इनके अंदर मिनिमम मुझे कितने कार्बन लेने पड़ेंगे, 2 कार्बन लेने पड़ेंगे। एल्केन में मिनिमम कितना कार्बन होता है, 1 कार्बन होता है। तो मिनिमम कितने कार्बन की एल्केन आप बना सकते हो, सिंगल। एल्कीन के लिए डबल, और एल्काइन के लिए भी डबल। चलिए, अब हम कार्बन की वैलेंसी को कंप्लीट करना तो बहुत अच्छे से जानते हैं। इस कार्बन ने एक भी बॉन्ड कहीं पर नहीं बनाया हुआ है, तो इसके चारों बॉन्ड पर कौन सा एलिमेंट होगा, हाइड्रोजन। तो इसे मैं क्या लिख सकता हूं, इसे मैं लिख सकता हूं CH4। क्लियर। सिमिलरली यहां पर कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाए हुए हैं, तो इसके बाकी दोनों बॉन्ड्स पर कौन होगा, हाइड्रोजन होगा। तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, और इसे मॉलिक्यूलर फॉर्म में हम क्या लिख सकते हैं, इसे मॉलिक्यूलर फॉर्म में हम लिख सकते हैं C2H4। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एंड टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C2H4। उसी तरह से कार्बन ने 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं, तो दोनों कार्बन का एक एक बॉन्ड फ्री होगा, और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बन जाएगा, C2H2। तो आगे मैं लिखूंगा केवल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला,
मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मतलब जिसके अंदर आपने सारे कार्बन एक साथ काउंट कर लिए और सारे हाइड्रोजन एक साथ काउंट कर लिए। ये क्या होगा, इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होगा जिसमें आपको क्लियर है कि कार्बन कितने हैं और वो किस तरह से अटैच्ड हैं हाइड्रोजन के साथ में। चलिए अब नेमिंग करते हैं। नेमिंग करने के लिए मैंने आपको बोला कि आप कार्बन चेन ढूंढें, उसमें कार्बन काउंट करें, ठीक है। चलिए तो इस कार्बन में, इसमें कितने कार्बन की चेन मिलती है आपको, सिंगल कार्बन की चेन, सिंगल कार्बन आपको मिलता है। तो एक कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या होता है बच्चों, मैथ। एक कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या होगा, मैथ। अब हमें क्या लगाना है, इस पर एक प्राइमरी सफिक्स लगाना है, इस पर हमें लगाना है एक प्राइमरी सफिक्स। तो कार्बन, यहां पर कोई दूसरा कार्बन तो है नहीं, और मिनिमम सिंगल कार्बन के केस को हम क्या कंसिडर करेंगे, एल्केन। तो इस पर आप प्राइमरी सफिक्स क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। तो ये एक डिफरेंट कंपाउंड या एक डिफरेंट केस है जिसमें एक ही कार्बन होगा और सारे बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है, कोई दूसरा कार्बन है ही नहीं। तो आपको इस पर प्राइमरी सफिक्स क्या लगाना है, एन लगाना है। तो इसका नाम क्या बन जाएगा, मीथेन। चलिए तो अब इसका नेमिंग करते हैं। यहां पर भी बच्चों हाइड्रोजन से कोई मतलब मत रखना, ऐसा नहीं कि आप हाइड्रोजन के लिए भी कुछ स्पेशल करने की कोशिश करो, आपको हाइड्रोजन के लिए कुछ नहीं करना है, ठीक है। जहां पर आपने लिख दिया मीथेन, इसका मतलब क्लियर हो गया कि उस कार्बन चेन में कितने कार्बन है, एक ही कार्बन है। अब ये सेल्फ अंडरस्टूड है कि वो एक कार्बन अपनी वैलेंसीज को कैसे कंप्लीट करेगा, 4 हाइड्रोजन से कंप्लीट करेगा। तो हाइड्रोजन के लिए नोमेनक्लेचर में हमें कुछ स्पेसिफिक चेंज नहीं करने हैं, हाइड्रोजन ऑटोमेटिकली काउंट हो गए। तो आप अपने रूल्स को फॉलो करें। इसमें कितने कार्बन की चेन आपको नजर आ रही है, 2 कार्बन की चेन। कितने कार्बन की चेन है बच्चों, 2 कार्बन की चेन। तो वर्ड रूट क्या होगा, एथ, ETH। अब दोनों कार्बन में कितने बॉन्ड है, दोनों कार्बन के बीच में जो कार्बन है उनके बीच में कौन सा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड के लिए सफिक्स क्या लगता है, एन, ENE। तो इसका नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा, इथीन। इसका नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा, इथीन हो जाएगा। अब आप चाहें तो इथीन से वापस अगर इस कंपाउंड को ड्रॉ करना चाहें तो मैं इस नेम से कंपाउंड पर अगर जाने की कोशिश करूं तो वापस से आप इसी कंपाउंड पर जाएंगे। कैसे जाएंगे, आप फिर से चाहें तो इसे ट्राई करके देख सकते हैं। देखो इथीन का मतलब, ईथ का मतलब कितना है, 2 कार्बन है, ठीक है, 2 कार्बन ड्रॉ कर लिए। एथ का मतलब कितना है, 2 कार्बन है, 2 कार्बन ड्रॉ कर दिए। इसके बाद सफिक्स लगा हुआ ENE। ENE का मतलब है कि डबल बॉन्ड होना चाहिए, तो डबल बॉन्ड बना दिया। अब दोनों कार्बन की जो फ्री वैलेंसीज है उन पर आप क्या लगा दीजिए, हाइड्रोजन। कार्बन की कितनी वैलेंसी, 4, 4 में से 2 2 दोनों की कंप्लीट है, तो बची हुई 2 वैलेंसी पर आप क्या लगा देंगे, हाइड्रोजन। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इस स्ट्रक्चर से नेमिंग की थी और इस नेमिंग से वापस से वही कंपाउंड भी ड्रॉ हो गया, मतलब मेरी नेमिंग पूरी तरह से सही है। चलिए अब इस पर आप यही कॉन्सेप्ट अप्लाई करें। 2 कार्बन के लिए वर्ड रूट आप लिखेंगे एथ और उनके बीच में प्रेजेंट है ट्रिपल बॉन्ड, तो यहां पर क्या आ जाएगा, इथाइन। देखो कहीं पर कोई प्रीफिक्स नहीं आया, प्रीफिक्स इसलिए नहीं आया कि मैंने जो कंपाउंड्स आपको दिए हैं इनके अंदर कोई साइड चेन नहीं है। मैंने जो स्ट्रक्चर्स आपको दी थी इनमें कोई साइड चेन नहीं थी, इसलिए इनमें कोई प्रीफिक्स नहीं आया। प्रीफिक्स के केसेस हम बाद में स्टडी करेंगे। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट कंपाउंड की। अब हम इनमें कार्बन बढ़ा दें, तो यहां पर 1 कार्बन था, चलिए अब 2 कार्बन की एल्केन लेते हैं। तो एल्केन के लिए कंडीशन क्या है, 2 कार्बन हो जिनके बीच में सिंगल बॉन्ड हो। और आपको पता है कार्बन अगर 1 बॉन्ड बना चुका है तो अब इसके पास कितने हाइड्रोजन होंगे, 3। और इस कार्बन के पास भी कितने हाइड्रोजन होंगे, 3। क्लियर है। अब आप चाहें तो इसकी स्ट्रक्चर आप ड्रॉ कर सकते हैं, स्ट्रक्चर आप ड्रॉ कर सकते हैं। इस फॉर्मेट में भी आप ड्रॉ कर सकते हैं कि कार्बन पर मैं तीनों तरफ हाइड्रोजन लगा दूं, दोनों कार्बन पर, या मैं डायरेक्ट ऐसे लिख दूं CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, या मैं इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख दूं। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, C2H6, टोटल कार्बन टोटल हाइड्रोजन। अब आप इसकी नेमिंग करें तो टोटल कार्बन कितने बच्चों, 2, तो वर्ड रूट क्या हो जाएगा, एथ, दोनों में सिंगल बॉन्ड तो सफिक्स क्या लग जाएगा, ANE। ये 2 कार्बन की एल्केन बन गई जिसका नाम क्या होता है, इथेन। तो आपने ये नाम पहले भी सुने होंगे, बट अब आप इनकी स्ट्रक्चर और नेमिंग अब आपको बहुत आसान लगेगी। मिथेन, इथेन, अगला क्या होगा बच्चों, प्रोपेन, और इसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, ब्यूटेन। 5 कार्बन ले लेंगे तो पेंटेन, 6 कार्बन ले लेंगे तो बन जाएगा हेक्सेन। चलिए एल्कीन देखते हैं। तो एल्कीन में 3 कार्बन आपको लेने हैं और 1 डबल बॉन्ड आपको बनाना है। तो ये डबल बॉन्ड बनाया और ये 3 कार्बन आपने इस तरह से अरेंज कर दिए, ठीक है। एक ही डबल बॉन्ड हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। अगर 2 डबल बॉन्ड लेंगे तो ये एल्कीन ना होकर ये डाईईन हो जाएगा।
यहाँ पर सिंगल ईन है मतलब एक ही डबल बॉन्ड है, डाई ईन हो मतलब दो डबल बॉन्ड हो, तो यहाँ पर सिंगल डबल बॉन्ड के केसेस लेंगे, यहाँ पर सिंगल टाइम ट्रिपल बॉन्ड के केसेस लेंगे। सिंगल टाइम ट्रिपल बॉन्ड आएगा और सिंगल टाइम डबल बॉन्ड आएगा एक कंपाउंड में। चलिए अब वैलेंसीज को कंप्लीट करने के लिए इसने एक बॉन्ड बनाया है प्यारे बच्चे, इसने एक बॉन्ड बनाया है तो इसके पास होंगे 3 हाइड्रोजन। इस कार्बन ने 2 बॉन्ड इधर बनाया, एक इधर बनाया, 3 बॉन्ड बना चुका है तो कितने हाइड्रोजन होंगे, एक ही हाइड्रोजन होगा, तो यहाँ पर कर दिया CH। इसने 2 बॉन्ड बनाए हुए हैं तो इसके पास कितने हाइड्रोजन होंगे, 2, ताकि टोटल कितने हो जाए, 4 हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर ये मैंने लिखा है 2। अब इसका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ कार्बन 3, टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन 3 4 5 6, C3H6। इसकी नेमिंग के लिए टोटल कार्बन कितने चेन में 3 कार्बन है तो वर्ड रूट क्या हो जाएगा, प्रोप, और एक जगह डबल बॉन्ड आ गया तो इसका नेमिंग क्या हो जाएगी, प्रोपीन। इसे आप क्या लिखेंगे, प्रोपीन लिखेंगे। क्लियर, ये सिंपल 3 कार्बन की एल्कीन हो गई। चलिए अब 3 कार्बन की एल्काइन लें, तो 3 कार्बन की एल्काइन आपने ड्रॉ की। ठीक है, एक जगह आपने ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया और दूसरी जगह आपने क्या लगा दिया, सिंगल बॉन्ड। अब यहां पर आप हाइड्रोजन लगाएं, ये एक बॉन्ड बना चुका है तो इसके पास कितने हाइड्रोजन होंगे, 3। ये कार्बन ध्यान से देखिएगा, ये कार्बन एक बॉन्ड इधर, 3 बॉन्ड इधर, 4 बॉन्ड बना चुका है। ये 4 बॉन्ड बना चुका है तो इसके पास हाइड्रोजन नहीं लगाना है बेटा, इसने 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं तो इसके पास आप एक हाइड्रोजन ऐसे लगा दें, या आप डायरेक्ट CH लिख दें, वो भी सही है। आप ऐसे लिखें या यहां पर C को CH से रिप्लेस कर दें, वो सेल्फ अंडरस्टूड है कि हाइड्रोजन कार्बन से एसोसिएटेड है। अब इस कार्बन चेन में कितने कार्बन मिल रहे हैं प्यारे बच्चे, 3 कार्बन। इसका मोलिकुलर फॉर्मूला लिख लें पहले, टोटल कार्बन कितने, 3, और टोटल हाइड्रोजन कितने, 4। इसकी नेमिंग करते हैं तो नेमिंग के लिए 3 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या हो जाएगा, प्रोप। कोई साइड चेन नहीं है तो कोई प्रीफिक्स नहीं है, बस प्राइमरी प्रीफिक्स आएगा, और वो डिपेंड करता है कि चेन में ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो फिर प्राइमरी प्रीफिक्स क्या आएगा, YNE। तो नेमिंग इसकी क्या हो जाएगी, प्रोपाइन। इसकी नेमिंग क्या हो जाएगी, प्रोपाइन हो जाएगी। चलिए एक लास्ट केस और हम तीनों का ले लेते हैं। यहां पर 3 कार्बन की एल्केन ले लेते हैं, तो 3 कार्बन की एल्केन आप लोगे तो यहां पर होगा CH3, यहां पर होगा बच्चों CH2। ठीक है, हाइड्रोजन आपको लगाना सीखना है, प्रैक्टिस करनी है। हाइड्रोजन किस तरह से मैंने बैलेंस किए, यहाँ 3 क्यों लगाए, यहाँ 2 क्यों लगाए और यहाँ पर 3 क्यों लगाए, बार बार क्वेश्चन करें और बार बार वेरीफाई करें। 3 कार्बन है, मोलिकुलर फॉर्मूला क्या बनेगा, C3। हाइड्रोजन कितने हैं, 3 2 5 4 3 8, C3H8। और इसका नेमिंग क्या होगा, 3 कार्बन के लिए वर्ड रूट प्रोप, तीनों में सिंगल बॉन्ड तो सफिक्स क्या हो जाएगा, N। नेमिंग क्या हो जाएगी, प्रोपेन। इसका नेमिंग क्या हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा। अब बात करते हैं 4 कार्बन की एल्कीन की, तो ये तो है प्रोपीन। अब 4 कार्बन की एल्कीन के लिए आप एक जगह बना दें ट्रिपल बॉन्ड, और बाकी कार्बन्स में आपको क्या बनाना है, सिंगल बॉन्ड, क्योंकि एल्कीन है ना तो डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड आपको सिंगल टाइम ड्रॉ करना है। अब हाइड्रोजन्स कितने आएंगे, इसके पास 3 हाइड्रोजन होंगे, इसके पास 2 हाइड्रोजन होंगे, और इसके पास 3 बॉन्ड बने हुए हैं तो 1 हाइड्रोजन होगा, और उसके पास 2 हाइड्रोजन होंगे। टोटल कार्बन कितने यहाँ पर, टोटल कार्बन है भाई 4, टोटल 4 कार्बन है। हाइड्रोजन कितने हैं भाई यहाँ पर, 3 5 और 3 8, C4H8। इसकी नेमिंग करके बताइए सर, तो नेमिंग के लिए टोटल कार्बन देखो, ये एक ही चेन बन रही है जिसमें कोई साइड चेन नहीं है। 4 कार्बन की चेन है तो वर्ड रूट क्या हो जाएगा, ब्यूट, और चेन में डबल बॉन्ड के बेसिस पर इसका प्राइमरी सफिक्स क्या हो जाएगा, इन, तो इसकी नेमिंग क्या हो जाएगी, ब्यूटीन। इसका नेम क्या हो जाएगा, ब्यूटीन। चलिए अब 4 कार्बन की एल्काइन की बात करते हैं, ये है प्रोपाइन। 4 कार्बन की एल्काइन के लिए 1 2 3 4 4 कार्बन दिए, एक जगह आप ट्रिपल बॉन्ड बना दें, बाकी सिंगल बॉन्ड। अब हाइड्रोजन की वैलेंसीज को, कार्बन की वैलेंसीज को हाइड्रोजन से कंप्लीट करें। 3 हाइड्रोजन यहाँ लगाएं, यहाँ पर आप 2 हाइड्रोजन लगाएं तो ये भी खुश हो जाएगा। यहाँ पर कोई हाइड्रोजन नहीं लगाना है क्योंकि 4 बॉन्ड बना चुका है, और यहाँ पर कितने हाइड्रोजन लगाने, 1। ठीक है, 4 कार्बन की एल्काइन सबको अच्छे से नजर आ रही है। ठीक है, तो टोटल कार्बन इसमें कितने, 4, टोटल हाइड्रोजन कितने हैं, 3 2 5 एंड 1 6, C4H6। ये हो गया इसका मोलिकुलर फॉर्मूला। अब इसका नेमिंग करें तो 4 कार्बन के लिए वर्ड रूट हो गया ब्यूट, क्योंकि चेन में कितने कार्बन है, 4, और ट्रिपल बॉन्ड है इसलिए आपको क्या लिखना है, YNE। तो नेमिंग क्या हो जाएगी, ब्यूटाइन। समझ में आया, मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, इस तरह से आएगा, और इस तरफ आएगा इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, और यहां पर आएगा इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन,
पेंटाइन, हेक्साइन। कॉन्सेप्ट ये है कि इनके अंदर मिनिमम 2 कार्बन की रिक्वायरमेंट होती है और ये मिनिमम कितने कार्बन से बनता है, 1 कार्बन से। चलिए अब मैं आपसे बोलता हूं कि आप पूरी एल्केन, एक पर्टिकुलर चेन है, सिमिलरिटी पता कीजिए इनमें। सिमिलरिटी का मतलब कि इसके अंदर तो सारे कंपाउंड्स में कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है, ये सिमिलरिटी तो हमें पहले से पता है। यहां पर सब जगह डबल बॉन्ड मिलेगा, यहां पर सब जगह आपको मिनिमम मींस एक एक ट्रिपल बॉन्ड मिलेगा पूरे एल्काइंस में। दूसरी सिमिलरिटी बच्चों आपको ढूंढनी है इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में। दूसरी सिमिलरिटी आपको देखनी है इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में। तो एक बार मैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूलास को हाईलाइट कर देता हूं। ये है एक फर्स्ट कार्बन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये 2 कार्बन का केस का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और ये 3 कार्बन का जो केस आप देख रहे हैं C3H8। क्या पैटर्न यहां पर आपको नजर आ रहा है? पैटर्न मींस नंबर ऑफ हाइड्रोजन और नंबर ऑफ कार्बन में क्या आपको कोई रिलेशन नजर आ रहा है? और रिलेशन ऐसा देखना जैसे आप मेंटल एबिलिटी स्टडी करते हैं कि यहां पर 1:4 बन रहा है, यहां पर 2:6 बन रहा है, यहां पर 3:8 बन रहा है। तो जब आप 4 लेंगे तो क्या बनेगा? देखिए इधर देखिएगा ध्यान से इस कॉन्सेप्ट को। एक जगह बना 1:4, 1 के साथ 4, 2 के साथ 6, 3 के साथ आपने कॉम्बिनेशन बनाया 8 का, तो 4 के साथ क्या आएगा? ठीक है, मेंटल एबिलिटी में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि 1 के साथ आप 4 ले रहे हैं, 2 के साथ 6 ले रहे हैं, 3 के साथ 8 ले रहे हैं, तो 4 के साथ क्या होना चाहिए? मींस आपको नंबर ऑफ कार्बन एटम पता हो तो क्या आप नंबर ऑफ हाइड्रोजन पता कर सकते हो? अगर वो एल्केन है, अगर वो एल्केन है तो नंबर ऑफ कार्बन एटम अगर मुझे पता है तो मैं नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम काउंट कर सकता हूं, डायरेक्टली बता सकता हूं। और इसमें रिलेशन मुझे नजर आ रहा है, इसमें रिलेशन मुझे नजर आ रहा है कि इसे 2 से मल्टीप्लाई करें और इसमें 2 ऐड कर दें। इस तरफ जो कॉलम में जो नंबर्स हैं इन्हें आप 2 से मल्टीप्लाई करें और इनमें 2 ऐड कर दें तो आपको ये जो वैल्यूज है वो मिल जाएंगी। ठीक है, तो वेरीफाई करके देखते हैं कि क्या सर ने बोला है वो सही है। तो आप 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो, आप 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो और उसमें 2 ऐड करो। ठीक है, आप वेरीफाई करो। आप 1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे आपको मिलेगा 2, आप इसमें 2 ऐड करोगे आपको मिलेगा 4, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आपको मिलेगा 4, 2 ऐड करेंगे 6, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 6, 2 ऐड करोगे 8, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे आपको मिलेगा 8 और 8 में 2 ऐड करोगे आपको कितना मिलेगा? 10। मतलब ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बनेगा? C4H10। ये किसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा? ब्यूटेन का होगा। चलिए, तो अब ये जो जनरल वेरिएशन आपने देखा उसे हम इस तरह से लिख देते हैं कि अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम n होंगे तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने होंगे? 2n+2। मींस इसको 2 से मल्टीप्लाई करके 2 ऐड करना है। क्लियर? तो एल्केन के लिए एक जनरल फॉर्मूला आपको लिखना है। एल्केन के लिए जो जनरल फॉर्मूला होगा जो पूछा जाता है बच्चों एग्जाम में, इसे रटना नहीं है, मैंने आपको पूरी तरीके से समझाया है कि कार्बन अगर n होंगे तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? 2n+2 हो जाएंगे। ठीक है, कार्बन अगर 5 लोगे तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? 12 हो जाएंगे। कार्बन अगर 6 लोगे तो ये कितने हो जाएंगे? 14 हो जाएंगे। क्लियर? आप चाहें तो इन फॉर्मूला से वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट फॉर्मूला आपने स्टडी किया था CH4 मीथेन का। चलिए, एल्कीन में भी अब आप वेरीफाई करने की कोशिश करें। एल्कीन में भी पता करें कि कार्बन और हाइड्रोजन में क्या रिलेशन आता है। तो एल्कीन में यहां पर मैं देखता हूं 2 4, यहां पर मिलता है 3 से 6, 4 से 8, तो 5 से कितना मिलेगा? 10। क्योंकि ये तो बड़ा आसान है, ये तो बड़ा आसान है यार। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करके 4 आ रहा है, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करके 6 आ रहा है, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर कितना आ रहा है? 8 आ रहा है। चलिए सर, तो यहाँ तो आप बड़ी जल्दी से लिख दीजिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट मत कीजिए हमारा। यहाँ पर CnH2n लिखकर समझा दीजिए, हमें क्लियर हो गया है कि जितने आप कार्बन लोगे उसके डबल हाइड्रोजन आएंगे अगर पूरी कार्बन चेन में एक जगह पर डबल बॉन्ड आया हुआ है तो ये पॉसिबिलिटी है। चलिए, अब ट्रिपल बॉन्ड में आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए कि ट्रिपल बॉन्ड में क्या जनरल फॉर्मूला फॉलो होता है। यहां पर मिल रहा है आपसे 2 से 2 आपको मिलता है, 3 से 4 आपको मिलता है और 4 से 6 आपको मिलता है। 2 से आपको 2 मिलता है फर्स्ट केस में, सेकंड केस में 3 से 4 मिलता है और थर्ड केस में 4 से आपको 6 मिलता है। तो बच्चों मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करें और 2 सब्ट्रैक्ट करें तो ये आ जाएगा आपके पास। देखो, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया
कितना होगा 4, इसमें से 2 सब्ट्रैक्ट किया, आपको फाइनली कितना मिल जाएगा 2 मिल जाएगा। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें 6 से 2 सब्ट्रैक्ट करें, आपको कितना मिल जाएगा 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें देन यू विल गेट 8 से 2 सब्ट्रैक्ट करें तो आपको क्या मिल जाएगा 6 मिल जाएगा। मींस अगर हमारे पास n नंबर ऑफ कार्बन एटम होंगे तो हमें हाइड्रोजन निकालने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है तो 2n बन जाएगा और इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है 2, तो ये जनरल फॉर्मूला बन जाएगा एल्काइन का। तो 4 कार्बन की एल्काइन का जनरल फॉर्मूला क्या होगा C4H6। आप देख सकते हैं 4 कार्बन की एल्काइन का फॉर्मूला, n की जगह 4 पुट किया, 8 - 2 आपको मिलेगा 6, और आप देख सकते हैं 4 कार्बन की एल्काइन का फॉर्मूला आपको क्या मिला था C4H6 मिला था। तो ये जनरल फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट है बच्चों, डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं और इन्हें रटना नहीं है, आप केवल इस कॉन्सेप्ट को याद रखना, इधर +2 है, इधर 2 हटाना है और यहां पर 2 को कम करना है। मतलब एल्केन से एल्कीन में जाएंगे तो 2 कम करना है और एल्कीन से एल्काइन में जाएंगे तो 2 कम करना है। ठीक है, तो आप अपने माइंड में इसको रटने के लिए CnH2n को बैठा लें, लेफ्ट साइड में जाना है तो +2 कर दें, राइट साइड में जाना है तो -2 कर दें, तो आप एल्कीन और एल्काइन के जनरल फॉर्मूला आराम से लिख पाएंगे। क्लियर? तो इन पर काफी अच्छे और लेंदी क्वेश्चंस बन जाते हैं जनरल फॉर्मूलाज पर। आपसे 15 कार्बन की एल्केन का मोलिकुलर फॉर्मूला पूछा जा सकता है। अब ऐसा नहीं कि एग्जाम में आप 15 कार्बन लिखें, हाइड्रोजन लगाएं और फिर पता करें, आप डायरेक्ट जनरल फॉर्मूला से बता सकते हैं कि अगर 15 कार्बन की एल्केन होगी, 15 कार्बन की एल्केन होगी तो उसमें 32 हाइड्रोजन होंगे, तो C15H32 डायरेक्ट आप रिलेट कर सकते हैं। क्लियर? ये था बच्चों एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का क्लासिफिकेशन और इनकी नेमिंग। तो अब आपको क्लियर हो गया कि इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन या इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन किन कंपाउंड्स को बोला जाता है। चलिए अब आगे बात करते हैं कि आपको जो स्ट्रक्चर्स दी जाएंगी कंपाउंड की नेमिंग के लिए, आपको एग्जाम में दी जाएगी एक स्ट्रक्चर, और उस स्ट्रक्चर में जिस तरह से आपने इनकी नेमिंग की इस तरह से आपको नेमिंग करनी है। जैसे मैंने आपको 2 कार्बन की चेन दी, आपने इसका नाम लिखकर मुझे बताया कि सर इसका नाम होगा इथेन, तो वैसे ही बच्चों आपको एग्जाम में स्ट्रक्चर मिल सकती है अलग अलग फॉर्मेट में। अलग अलग फॉर्मेट में कैसे सर, कुछ समझ में नहीं आया, थोड़ा अच्छे से क्लियर करें। तो बेटा स्पर मीन्स स्ट्रक्चर की जो फॉर्मेशन है या जो रिप्रेजेंटेशन है वो हो सकती है आपके पास बॉन्ड लाइन फॉर्मेट, आपको स्ट्रक्चर का मिल सकता है, कंडेंस्ड फॉर्म आपको मिल सकती है और एक्सपेंडेड फॉर्म आपको मिल सकती है। तो सबसे पहले मैं यहां पर बनाता हूं एक्सपेंडेड। एक्सपेंडेड फॉर्म में हो सकती है स्ट्रक्चर, और दूसरा केस है कि स्ट्रक्चर आपको मिल सकती है बॉन्ड लाइन फॉर्म में या कंडेंस्ड फॉर्म लिख देते हैं, कंडेंस्ड फॉर्म में हो सकती है, और थर्ड केस है बॉन्ड लाइन। इन फॉर्मेट में आपको स्ट्रक्चर दी जा सकती है और उस स्ट्रक्चर से आपको नेमिंग करनी है। ये काफी सिंपल और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। एक्सपेंडेड फॉर्म का मतलब तो है कि आपको नजर आए कि कितने एटम हैं और वो किस किस से एसोसिएटेड है। एक्सपेंडेड का मतलब है कि पूरा खोलकर रख दिया जाए। तो हमने एक्सपेंडेड के केस में लिया कि एक कार्बन है, इससे एक कार्बन इधर जुड़ा हुआ है, एक इधर जुड़ा हुआ है, एक ऊपर जुड़ा हुआ है और एक इस तरफ जुड़ा हुआ है। ठीक है, और इस कार्बन पर कितने हाइड्रोजन है? 3 हाइड्रोजन है। कार्बन की 4 वैलेंसी कंप्लीट हो गई, इस वाले कार्बन की 4 वैलेंसी कंप्लीट हो गई, और इस कार्बन की भी 4 वैलेंसी यहां पर कंप्लीट हो गई, इसकी भी यहां पर 4 वैलेंसी कंप्लीट हो गई, इस कार्बन की भी यहां पर 4 वैलेंसी कंप्लीट हो गई। चलिए ये तो समझ में आया एक्सपेंडेड। एक्सपेंडेड में सर ने टोटल कितने कार्बन बनाए हैं? 5 कार्बन, और पांचों कार्बन से जो हाइड्रोजन एसोसिएटेड है उन्हें भी पूरी तरह से एक्सपेंड करके दिखा दिया, पूरी स्ट्रक्चर को खोल करके दिखा दिया कि कहां कहां पर कौन सा एटम है और वो कौन से बॉन्ड से दूसरे एटम से बॉन्डेड है। आप इसमें देख सकते हैं कार्बन के 4 बॉन्ड कंप्लीट हैं और हर एक हाइड्रोजन का एक एक बॉन्ड कंप्लीट है। तो ये कंप्लीट स्ट्रक्चर हो गई। कंडेंस्ड फॉर्म ये हो सकती है बच्चों, कंडेंस्ड फॉर्म ये हो सकती है कि आपने इस एक कार्बन पर कितने कार्बन लगा दिए, इस कार्बन पर आपने कितने कार्बन लगा दिए? 4 कार्बन के ग्रुप लगा दिए। इस ग्रुप को मैं क्या बोल सकता हूं बच्चों? CH3 ग्रुप।
इसे अगर मैं कंडेंस कर दूं, इसे मिला दूं, तो इसे मैं शॉर्ट में क्या लिख सकता हूं, CH3 लिख सकता हूं। तो कंडेंस्ड फॉर्म का मतलब है कि हमें यहां के बॉन्ड गायब करने। कंडेंस्ड फॉर्म का मतलब है कि आप यहां के बॉन्ड गायब कर दें। तो बॉन्ड गायब करने का मतलब ये लाइंस गायब कर दें। तो ये लाइंस गायब करेंगे तो स्ट्रक्चर कंडेंस हो जाएंगी। अब इन्हें गायब करने का भी एक तरीका है कि मैं इसकी कंडेंस्ड फॉर्म लिख सकता हूं CCH3 होल 4। मैंने यही इतना बड़ा जो स्ट्रक्चर था उसे इस फॉर्मेट में लिख दिया। अब इसको देखकर आपको समझना है कि ये वाकई में ये है या फिर नहीं है। कैसे आप कंडेंस्ड फॉर्म को फिर से एक्सपेंडेड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कंडेंस्ड को एक्सपेंडेड में कन्वर्ट करने के लिए आप देखेंगे कि कंडेंस्ड फॉर्म में ये जो CH3 वाला पार्ट है ब्रैकेट में। तो आप ध्यान रखिए कि आप सबसे पहले ब्रैकेट के बाहर वाले पार्ट को ड्रॉ करें। ब्रैकेट के अंदर क्या है CH3 और ब्रैकेट के बाहर क्या है C। तो सबसे पहले देखो, आपको एग्जाम में कंडेंस स्ट्रक्चर आती हैं तो उन्हें एक्सपेंड कैसे करना है इस चीज को समझा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले ब्रैकेट के बाहर जो कार्बन है उसे ड्रॉ कर दिया। अब ब्रैकेट के अंदर जितने ग्रुप लिखे हुए हैं, ब्रैकेट के अंदर जितने भी ग्रुप है वो सब आप इसकी वैलेंसीज को सेटिस्फाई करने में लगा दो। इस कार्बन की कितनी वैलेंसी फ्री है, 4। इस कार्बन की कितनी वैलेंसीज फ्री है, 4। तो और आप देखेंगे कि आपके पास ब्रैकेट में कितने ग्रुप हैं, 4 ग्रुप हैं। आपने देखा इसकी 4 वैलेंसी फ्री है और जब आपने यहां देखा तो ये कितने ग्रुप है, 4 हैं। तो फिर इस नेक काम में देरी नहीं करनी है, ये CH3 आप यहां पर फिर से टांग दें। तो ये आपके सामने इसकी स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गई। अब आप इसकी नेमिंग कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, मैं एक केस और लूंगा अभी आपके पास एक्सपेंडेड और कंडेंस्ड फॉर्म का, क्योंकि इसमें मैंने मिनिमम कार्बन लिए, थोड़े कार्बन की चेन बनाकर लेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर की। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर कैसे बन सकती है सर, ये भी थोड़ा बताएं। तो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बन सकती है बेटा कि यहां पर टोटल कितने कार्बन थे आपके पास, टोटल कार्बन थे 1 2 3 4 5। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में आपको केवल लाइंस बनानी है, ना तो आपको कार्बन की शक्ल बनानी है, मींस ना आपको कार्बन का सिंबल बनाना है, ना हाइड्रोजन का सिंबल बनाना है। डिफरेंस को समझना, एक्सपेंडेड में हमने सिंबल भी बनाए, बॉन्ड्स भी शो किए। कंडेंस्ड में हमने केवल सिंबल बनाए, बॉन्ड शो नहीं किए। और बॉन्ड तो आपको वहां पर बॉन्ड को शो करना है, ना ही वहां पर आपको कार्बन या हाइड्रोजन के सिंबल को शो करना है। तो यहां पर इसकी स्ट्रक्चर को आप चाहे तो ऐसे बना लें, या आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन और उस पर एक वर्टिकल लाइन बना दें। ठीक है, इसे देखकर मैं आप लोगों को बता सकता हूं कि बेटा जहां पर भी दो लाइंस आपस में ज्वाइन हो रही है, जहां पर भी लाइंस आपस में ज्वाइन होती है वहां पर एक कार्बन है। ठीक है, देखो ये तो खुली खुला स्ट्रक्चर है, इसमें तो कुछ दिमाग नहीं लगाना रहेगा आपको। लेकिन अगर ऐसी स्ट्रक्चर आएगी तो आपको पहले ऐसी बनानी पड़ेगी, तभी नेमिंग कर पाओगे। और ऐसे स्ट्रक्चर आएगी तब भी आपको इसे इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी नेमिंग कर पाएंगे। तो इसको इसमें कैसे कन्वर्ट करना है ये आपने समझ लिया। अब इसको इसमें कैसे कन्वर्ट करना है इसे समझें। तो इसे बड़े ध्यान से समझना। पॉइंट्स क्या है, पॉइंट ये है कि जब भी कोई लाइन आपको नजर आए तो उस लाइन के टर्मिनल पर और वो लाइन जहां पर ज्वाइन हो रही है वहां पर क्या होगा, कार्बन होगा। तो आप उन ज्वाइंट को, टर्मिनल को पता करो। यहां पर लाइंस ज्वाइन होती हैं तो ये एक ज्वाइंट मिल रहा है आपको, ये टर्मिनल्स आपको नजर आ रहे हैं। तो जहां पर भी मैंने ये डॉट लगाए वहां पर आप कार्बन बना दें, जहां पर भी ये डॉट है वहां पर कार्बन बना दें। तो एक कार्बन इधर होगा, एक बीच में होगा, एक ऊपर की तरफ होगा, एक इस तरफ होगा और एक इस तरफ होगा। तो जहां पर भी डॉट लगाए थे वहां पर कार्बन लगा दिए। अब इन कार्बन्स के बीच में बॉन्ड का कैसे पता चलेगा भाई, आप देखिए इस स्ट्रक्चर में आपको केवल कितनी लाइंस नजर आ रही हैं, सिंगल लाइन। स्ट्रक्चर में अगर एक लाइन नजर आ रही है तो आपको कितना बॉन्ड बनाना है, एक बॉन्ड बनाना है। अगर यहां पर दो लाइन होती, इस तरह से होती, तो हम यहां पर डबल बॉन्ड बनाते, बट यहां पर सिंगल लाइन है तो फिर यहां पर हम क्या बनाएंगे, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। और हाइड्रोजन तो हमारे को बहुत अच्छे से आते हैं कि इस कार्बन ने एक बॉन्ड बनाया हुआ है तो इस पर 3 हाइड्रोजन लगा दें, इसने एक बॉन्ड बनाया हुआ है इस पर 3 हाइड्रोजन लगा दें, इस पर 3 लगा दें, इस पर 3 लगा दें, इस पर कुछ भी ना लगाएं क्योंकि ये 4 बॉन्ड बना चुका है। ठीक है, तो ये था बॉन्ड लाइन, एक्सपेंडेड और कंडेंस्ड फॉर्म का कॉन्सेप्ट। चलिए अब आपके माइंड में डाउट होगा कि सर अगर एक आध एग्जाम्पल और बता दें तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कुछ एग्जाम्पल्स और बढ़ा दें क्योंकि इसमें तो सर ने बहुत अलग टाइप का अरेंजमेंट लिया।
तो एक थोड़ा सा अलग केस ले लेते हैं ना। थोड़ा सा और अच्छा केस अगर लें तो CH3C और CH3 होल ट्वाइस, ये ब्रैकेट है बेटा, इस ब्रैकेट में CH3 होल ट्वाइस, फिर C है यहाँ पर CH, ब्रैकेट में है CH3, फिर इस तरफ है CH3। ये है कंडेंस्ड फॉर्म, ये है कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर। आपको इसे एक्सपेंडेड में कन्वर्ट करना है, मींस बॉन्ड्स को आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा ग्रुप किससे एसोसिएटेड है। तो फिर से वही तरकीब अपनाएं कि ये वाला पार्ट ब्रैकेट में है और ये वाला पार्ट ब्रैकेट में है। तो जो चीज़ें ब्रैकेट में है, एक तो ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप, इसे थोड़ी देर के लिए हटा दें, इसको थोड़ी देर के लिए छिपा दें, और बाकी जो आपको नजर आ रहे हैं उसे आप एज इट इज अरेंज कर दें। तो सबसे पहले आपको कौन नजर आ रहा है? CH3। इसके बाद आपको कौन नजर आ रहा है? कार्बन। इसके बाद आपको ब्रैकेट को स्किप कर दें, ब्रैकेट वाले पोर्शन को इसको स्किप कर दें, यहाँ इसको स्किप कर दें। अब आप किसको अप्लाई करें? CH3 वाला ग्रुप, इसको स्किप करें और फिर आप आ जाएं CH3 पर। ठीक है, अब मिनिमम है कि ये चेन है तो सबके बीच में सिंगल बॉन्ड तो होगा ही होगा। आपने सबके बीच में सिंगल बॉन्ड लगाया। अब आप देखें कि कौन से कार्बन की वैलेंसी इनकम्प्लीट है। इस कार्बन को 4 बॉन्ड बनाने थे, 3 हाइड्रोजन से बन गया, 1 इधर बन गया, तो ये कार्बन तो खुश है, इसको तो ये तो खुश है, सेटिस्फाइड है। इस कार्बन को देखो 1 बॉन्ड इधर बना चुका है, 3 हाइड्रोजन से बना चुका है, इसको भी आप खुश, ये भी खुश है, इसे भी आप छोड़ सकते हैं। अब आप इन दोनों कार्बन को देखिए, आपको बड़ा दुख होगा कि इसने भी 2 ही बॉन्ड बना रखे हैं, और इसने कितने बॉन्ड बना रखे हैं? 1 बॉन्ड इसका हाइड्रोजन के साथ है और 2 बॉन्ड इसके कार्बन के साथ है। मतलब इसने टोटल कितने बॉन्ड बना रखे हैं? 3 ही बॉन्ड बना रखे हैं। मैंने आपको तीसरा बॉन्ड भी दिखा दिया है कौन सा वाला है। इसने 3 बॉन्ड बना रखे हैं, मतलब इसका 1 बॉन्ड फ्री है और इसकी कितने बॉन्ड फ्री हैं? 2 बॉन्ड। अब मैंने जैसा कि आपको बताया, अब आप ब्रैकेट में ग्रुप काउंट करेंगे तो आपको इतने ही ग्रुप मिलेंगे। अब ये ग्रुप इस कार्बन के पास था, तो इस कार्बन पर कौन सा ग्रुप लगाना है? ये वाला। तो इस पर आप क्या लगा दें? CH3। और इस वाले कार्बन पर आपको क्या लगाने हैं? 2 CH3। और ये आप देखेंगे 2 CH3 लगने के बाद सारे कार्बन खुश हैं, और ये सब खुश हैं तो हम भी खुश हैं। ये इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म हो गई, ये इसकी कंप्लीट स्ट्रक्चर हो गई। अब जब आप इसकी नेमिंग करें तो आप बड़े आराम से इसके अंदर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन करें, वर्ड रूट लिखें, सफिक्स लिखें, और इसमें जो साइड चेन है उनके बेसिस पर आप इसमें प्रीफिक्स लगा सकते हैं। चलिए सर, ये क्लियर हुआ मैं कंडेंस्ड को कैसे थोड़ा एक्सपेंड करना है। वैसे कंडेंस्ड फॉर्म आपको इतनी ज़्यादा नहीं मिलेंगी, तो आपको इतनी ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। 10th लेवल पर या NTSC लेवल पर जो कंपाउंड आपको दिए जाएंगे वो इस फॉर्मेट में होंगे। फिर भी मैं आपको एडिशनली ये वाला पार्ट मैंने आपको बताया। अब आ जाते हैं बॉन्ड लाइन पर। बॉन्ड लाइन का एक और केस बच्चों मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये वाला। इससे आपको स्ट्रक्चर्स पे जाना है, कार्बन हाइड्रोजन सब रिप्रेजेंट करने हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, बॉन्ड लाइन के अंदर आप जो भी लाइंस हैं और उनके जो जॉइंट हैं उनके टर्मिनल को, ये डबल लाइन है तो डबल लाइन में केवल इसी लाइन को काउंट करना है, ये केवल डबल बॉन्ड के लिए है। क्लियर? ये डॉट लगा दिए मैंने। टोटल 4 कार्बन आपको यहाँ बनाने, टोटल 4 कार्बन बनाने। ये लो भाई 1 2 3 4 हमने 4 कार्बन बना दिए। इन दोनों कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड रखने? सिंगल लाइन है तो सिंगल बॉन्ड। इन दोनों के बीच में डबल लाइन है तो कितने बॉन्ड बनाने? डबल बॉन्ड बनाने। बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा आपको। इन दोनों में डबल लाइन है तो कितने बॉन्ड बनाने? डबल बॉन्ड। इन दोनों कार्बन्स के बीच सिंगल लाइन है तो कितने बॉन्ड बनाएंगे? सिंगल बॉन्ड बनाएंगे। अब क्या करना है? हाइड्रोजन को बैठाना है। तो इसने 1 बॉन्ड बनाया, इसके पास बैठाइए 3 हाइड्रोजन। इसने 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं तो इसके पास बैठाइए 1 हाइड्रोजन। इसने 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं तो इसके पास कितने हाइड्रोजन? 1 हाइड्रोजन। और इसने 1 बॉन्ड बनाया हुआ है, इसके पास कितने हाइड्रोजन? 3 हाइड्रोजन। तो इस तरह से आप इस स्ट्रक्चर्स पर जा सकते हैं जिससे आपको नेमिंग करनी है। तो नेमिंग करने के लिए ये स्ट्रक्चर रिक्वायर्ड है। अब आपको बॉन्ड लाइन दी जाए तो आप इसे इसमें कन्वर्ट करें, कंडेंस्ड दी जाए तो आप इसे इसमें कन्वर्ट करें। आई थिंक 2 एग्जांपल्स दोनों केसेस के सफिशिएंट हैं। तो आप और भी कंडेंस्ड फॉर्मूला की प्रैक्टिस करें। 1 से 2 क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में मिल सकते हैं कंडेंस्ड के, और बॉन्ड लाइन के तो आपको बहुत सारे केसेस मिल जाएंगे। चलिए, तो ये क्लियर हुआ कि आज के लेक्चर में सर ने हमें बताया कि IUPAC नोमेनक्लेचर के लिए
IUPAC नोमेनक्लेचर को अगर स्टडी करना है तो आपको उस नेमिंग के अंदर वर्ड रूट फिल करना होगा, और वर्ड रूट आपको पता चल गया कि ये आपको पता चलेगा नंबर ऑफ कार्बन एटम से। और नंबर ऑफ कार्बन एटम किसके काउंट करने? पेरेंट कार्बन चेन के। पेरेंट कार्बन चेन क्या होती है और कैसे सेलेक्ट की जाती है ये आप पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। इसके बाद आपको इसमें लगाना है सफिक्स। तो आज के क्लास में आपने केवल स्टडी किया है प्राइमरी सफिक्स को, ठीक है। अभी तक आपने प्रीफिक्स के केसेस को स्टडी नहीं किया, तो इसको भी आप थोड़ी देर के लिए स्किप कर दें। और अभी आपने केवल ये 2 ही पॉइंट स्टडी किए। तो आज के क्लास को अटेंड करने के बाद आप वर्ड रूट और प्राइमरी सफिक्स के जो भी कॉन्सेप्ट बन सकते हैं, जितनी भी चेन्स बन सकती है, आप उनकी नोमेनक्लेचर की प्रैक्टिस करें, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स मैं आप लोगों को दे देता हूं, जैसे कि CH3, CH2, CH2, CH3। आपको इनकी नेमिंग की प्रैक्टिस करनी है बिफोर स्टार्टिंग द नेक्स्ट लेक्चर, और आप लोग ट्राई कीजिएगा। इसका भी नोमेनक्लेचर आपको करना है। नेक्स्ट लास्ट थर्ड केस CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2, 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 CH3। आपको इन चारों एग्जाम्पल्स की नेमिंग करनी। बड़े सिंपल से एग्जाम्पल मैंने आपको दिए, आप इनका नोमेनक्लेचर करना। आज का कंटेंट आपने इतना ही पढ़ा है कि आप ऐसे कंपाउंड्स की नेमिंग कर पाएँ। अब नेक्स्ट क्लास में हम स्टडी करेंगे कि यहाँ पर अगर एक कार्बन और लग जाए, यहाँ पर एक कार्बन और लग जाए, तो फिर हमें इसकी नेमिंग कैसे करनी है। यहाँ CH3 लगा दे तो नेमिंग कैसे करनी है, तो फिर आपको प्रीफिक्स को स्टडी करना होगा। प्रीफिक्स स्टडी करेंगे, फिर इस नोमेनक्लेचर को स्टडी करेंगे। जब प्रीफिक्स कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम चेन के अंदर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन चेंज करेंगे, डबल बॉन्ड भी लेंगे और साइड चेन भी लेंगे, तो फिर क्वेश्चंस कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे। सारे केसेस कंप्लीट होने के बाद हम चले जाएंगे फंक्शनल ग्रुप वाले केस पर। सो स्टूडेंट्स, आप प्रैक्टिस करें, तभी आपका नेक्स्ट क्लास और इंटरेस्टिंग बन पाएगी। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।